हेलो नमस्कार साथियों, एग्रोजेट के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि एग्रोजेट के इस ऑनलाइन पोर्टल पर 12th के मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज एक केमिस्ट्री का एक और मॉडल पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं। ऑनलाइन श्रृंखला में आज केमिस्ट्री के पेपर में सबसे पहले देखता हूँ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो एबीसीडी वाले हैं, सेम वही एग्रीकल्चर वाला फॉर्मेट है बेटा। देखो पहला क्वेश्चन, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण हमारे संगमरमर। अपक्षेप द्वारा खनिजों के साथ जल अणुओं के रासायनिक संयोजन को कहते हैं। यानी चट्टानों का अपघटन होगा तो अपघटित पदार्थ जब जल से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? आपका जल योजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशतता होती है नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल वाष्प की, ऑक्सीजन की। तो ये तो सर्वविदित है कि वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में आपके नाइट्रोजन उपस्थित होता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला सक्रिय कारक है। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय के अंदर आपके पास ये अवेलेबल मिलेगा जलवायु। देन इक्वल इक्वेशन, मृदा कोलाइड का आकार होता है 1 से 100 मिली माइक्रोन। अच्छा, ये हो गया हमारे, ये किसी क्रम में देखना बेटा, बीच में आ रहा है हमारे ये पीडीएफ। जैसे कि आपको पता है कि जेट के फॉर्म है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और एग्रोजेट के इस पोर्टल पर संस्थान के अंदर 18 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है हमारा। और इक्वल एग्जैक्ट 29 तारीख को सुबह 7:30 बजे से क्रैश कोर्स का फर्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगा आपके, उसमें भी आप विलंब नहीं करें। अगला देखो, आपने निम्न में से 2:1 टाइप मृत्तिका का खनिज है, 2:1 का हो जाएगा आपके मोंट मोरिलोनाइट। अगला देखो, विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर प्रभाव होगा, विनय में होगा, सांद्रण अधिक होने पर विनय में होगा, अधिक होगा भाई, सिंपल सी बात है। उभय प्रतिरोधन क्षमता दर्शाती है अम्लता और क्षारीयता दोनों। उभय प्रतिरोधन क्षमता होती क्या है? किसी विलयन में अल्प अम्ल या अल्प क्षार मिलाते हैं, यानी थोड़ी सी अम्ल थोड़ी सी क्षार, तो वो आपको पीएच परिवर्तन को विरोध करे बिना कहीं के। उभय प्रतिरोधन क्षमता अम्लता क्षारीयता दोनों हो गया। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है, बुझा हुआ चूना मतलब चूने को जल में घोल दो तो बुझा हुआ चूना, ये हो गया CaOH2। पाइराइट का सूत्र है FeS2। पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी NPK, तीनों आवश्यक है, तो उपयुक्त सभी हो गए आपके। अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा पर प्रभाव डालते हैं। जहां पर अमोनिया नाम आए वो तो 100% हमारे अम्लीय, क्योंकि अमोनिया से अब जब नाइट्रिफिकेशन होगा तो एक अणु से 4 हाइड्रोजन का आयन मुक्त होते हैं और ये चारों हाइड्रोजन के आयन हमारे क्या करेंगे? मिट्टी पर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करेंगे। सबसे जहरीले कृषि रसायन के डिब्बों पर चेतावनी अंकित होती है भाई, जहरीलो खतरनाक है, खतरनाक तो हमेशा लाल रंग कोटो भाई, डोडो रेणो डोडो लाल झंडी आ जाए अगर आपने ना, लाल झंडा जिंदाबाद। ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत होती है, ताजे दूध के अंदर अम्लता हमारे 0.11 से 0.16%। निम्न में से शर्कराएं हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सभी तीनों ही शर्कराएं हमारी। आगे देखो हमारा ये वापस आगे भाई, आपको जेट का फॉर्म फिलअप करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ साथ में ये सूचनाएं भी आपके चलती रहे। तो ये देख लो, आपके ये सूचनाएं जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये को हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ये डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जैसे हमारा आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th पहले हो तो, और फॉर्म 14 तारीख से स्टार्ट है। फॉर्म फीस आपके जनरल ओबीसी के लिए 1600 है, SC ST ओबीसी आपके लिए उनके लिए 1300 है। और इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप संस्थान के अंदर आकर विजिट भी कर सकते हैं। फॉर्म चालू है संस्थान के अंदर, अवेलेबल है, अभी भरे जा रहे हैं फॉर्म। अब देखो आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मृदा विज्ञान का जनक है JW लेदर, मृदा विज्ञान का जनक है JW लेदर। अगला देखो, हमारे मृदा कोलाइड पर आवेश होता है, मृदा कोलाइड पर हमारे ऋणावेश होता है। मृदा कोलाइड पर कैसा आवेश पाया जाता है? हमारे ऋणावेश पाया जाता है। फिर हिलगार्ड ने लवणीय मृदा को सफेद क्षारीय या सफेद ऊसर मृदा नाम दिया था। पादपों हेतु न्यूनतम पोषक तत्व है भाई, प्लांट के लिए न्यूनतम पोषक तत्वों की संख्या कितनी है हमारे? 17 भाई। 16 तो आर्नोन के अकॉर्डिंग था, आपके आर्नोन ने 16 बताया था, एक निकल की खोज बाद में हो गई, टोटल हो गए 17। पर्णरंध्रों का नियमन करता है पोटेशियम, यानी पत्तियों के रंध्र खुलने और बंद करने में कौन सा है? पोटेशियम। रिक्त स्थान को किसान खाद कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यानी कैन खाद या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। फिर बात करें थायमिन यानी विटामिन बी
की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से सीधा साधा स्कर्वी रोग होता है। एजोला का प्रयोग, एजोला फर्न है, जनरली इसका यूज हमारे धान की फसल में किया जाता है। एजोला का प्रयोग धान की फसल में करते हैं। अगला देखो, आपने सिलिकेट कितने प्रकार की होती है और फिर मोंट मोरिलोनाइट का सूत्र लिखिए। अब सिलिकेट हमारे कितने प्रकार की है? मेन 3 है हमारे, मोंट मोरिलोनाइट, इलाइट और केओलिनाइट। अब सिलिकेट का सूत्र देखें तो Al4, Si8, O20 और OH4। फिर हम बात करें आयन किसे कहते हैं? भाई किसी तत्व पर या कोलाइड पर जो उसका आवेश है वो क्या कहलाएगा? आपका आयन कहलाएगा। आवेश युक्त हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन युक्त हो गया। उभय प्रतिरोधन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उभय प्रतिरोधन क्षमता किसे कहते? अभी हमने जस्ट बात की थी कि किसी विलयन के अंदर अल्प अम्ल या अल्प क्षार मिलाते हैं तो वो अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करता है, उसे उभय प्रतिरोधन क्षमता कहते हैं। अब ये चेंज किसे हो सकती है? मृदा में जैविक पदार्थों से हो सकती है, मिट्टी की अम्लता से हो सकती है, क्षारकता से हो सकती है, सिलिकेट यानी मृतिका के कणों की संख्या से हो सकती है, ह्यूमस की संख्या से हो सकती है। और ये आपके अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतने से आरएससी का सूत्र है। आरएससी का सूत्र देखें हम, आरएससी का सूत्र कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। पादप जड़ों में आयन प्रवेश की 2 विधियों के नाम लिखे, सक्रिय और निष्क्रिय। सीधा से आपने नाशी रसायनों के स्थान पर किस प्रकार के कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए? जैविक कीटनाशकों का यूज करना चाहिए। तेल व वसा में 2 अंतर लिखिए। अब देखो सिंपल सी बात है, तेल और वसा के अंदर तेल तो क्या होता है आपके असंतृप्त होता है, वसा तेल तो होता है संतृप्त, वसा होती है असंतृप्त। किसी माध्यम में वसा को पृथक किया जा सकता है लेकिन तेल को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। तीनों ग्लिसरॉइड है, ट्राइग्लिसरॉइड है, वो तो एक हो जाएगी। धान के खेत में एजोला की कितनी मात्रा यूज करते हैं? भाई धान के खेत के अंदर एजोला की मात्रा होती है हमारे 0.5 से 1 टन प्रति हेक्टर। मृदा निर्माण के सक्रिय व निष्क्रिय कारक लिखिए। अब देखो सक्रिय और निष्क्रिय, सक्रिय के अंदर यानी जो रेगुलर काम आ रहे हैं, जैसे हमारे हो गए जलवायु। अब जलवायु के अंदर क्या, लगातार बारिश हो रही है तो चट्टानें टूट रही है, टेम्परेचर है, हवा इनसे टूट रही है। दूसरा हो जाएगा आपके जैव मंडल। जैव मंडल के अंदर क्या हो जाएंगे? पादप हो जाएंगे और आपके वर्ग जीव हो जाएंगे, बीज की जड़ें सारे हो जाएंगे। निष्क्रिय कार्य में क्या हो गया? आपका पैतृक पदार्थ, यानी कि चट्टान से आपके मिट्टी बन रही है, इस तरह कर दी। और हो जाएगा आपके आयु, मृदा आयु। लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण कैसे होता है? अब ये भी थोड़ा ढंका की उसने लिग्नोप्रोटीनेट। अब देखें हमारे, जब मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन हो रहा है, विच्छेदन के समय क्या होगा? आपके स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, इनका तो विच्छेदन हो जाएगा तीव्र गति से। लेकिन जो हमारी लिग्निन है और वसा है, इनका विच्छेदन नहीं होगा। ये लिग्निन और वसा क्या करेगी? मिट्टी में जो नाइट्रोजन है उसके साथ क्रिया करेगी। तो लिग्निन और वसा जब नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगी तो किसका निर्माण होगा? लिग्नोप्रोटीनेट का। अमोनीकरण प्रक्रम की व्याख्या कीजिए। अब अमोनीकरण क्या होता है? अब सिंपल सी बात है आपने कि जो को अमीनो अम्ल है अमोनियम यौगिका में बदली बाई चीज का कहलावे आपने अमोनीकरण कहलावे। कार्बनिक क्लोराइड किसे कहते हैं? मृतिका में ऋणावेश का स्रोत लिखिए। अब कार्बनिक क्लोराइड कहते हैं ह्यूमस को, और मृतिका जो हमारे कहते हैं ना भाई कोलाइड पे ऋणावेश होता है, इसका रीजन क्या? एक तो एक खुले क्रिस्टलीय किनारे और हो जाएगा समाकर्ती प्रतिस्थापन। अगला ऋणायन विनिमय के बारे में आप क्या समझते हैं? भाई इसमें दोनों ही ध्यान रखना, धनायन का भी देखना, ऋणायन का देखना। ऋण आवेश आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक कोलाइड से दूसरे कोलाइड पर प्रतिस्थापित होता है तो ऋणावेश, ऋणायन प्रतिस्थापन, और पॉजिटिव होता है तो धनायन प्रतिस्थापन। पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघु गुण क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। और पीएच व पीओएच का क्या संबंध है? तो एक संबंध हमने लिख लेना भाई, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ये संबंध है। अब आप पीएच निकाल लेते हो तो 14 माइनस पीओएच हो जाएगा, पीओएच निकाल रहे हो तो 14 माइनस पीएच हो जाएगा। आगे देखो आप, मृदा में पाइराइट की अभिक्रिया लिखिए। देखो पाइराइट की हो गई, जिप्सम की हो गई। पाइराइट की करोगे तो जिप्सम ऑटोमेटिक साथ में आ जाएगी पाइराइट के, और एक कैल्शियम की अभिक्रिया, ये थोड़ी सी ध्यान रखना है। अब अभिक्रिया को एक पॉइंट वाइज देखते हैं, बिल्कुल इजीली देखते हैं। अब पाइराइट का सूत्र क्या होता है भाई आपके? FeS2 मिट्टी के अंदर जाएगा तो ये FeS और S के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
अब क्या होगा, जो नवीन FeS बन रहा है उसका होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा आपके 4FeS2, इसका होगा 3 ऑक्सीजन के अणु के साथ ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण होगा तो किसका निर्माण होगा हमारे, एक तो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, 2Fe2O3 प्लस में हमारे देखो सीधा सीधा कौन सा आयन निकल रहा है कि 4S एक्स्ट्रा बच रहे हैं यहां से, तो 4S निकल जाएंगे बाहर, 4S थे ये S2 बाहर निकल गए, 4S2 बाहर निकल गए। अब इनमें से 2S भाग लेंगे अभिक्रिया में, इन 2S का जीवाणुओं के द्वारा पुनः क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो वापिस हम कर लेते हैं 2S + 3O2, जीवाणु के द्वारा हमारा होगा ऑक्सीकरण, तो निर्माण होगा हमारे FeSO3। अब देखो एक मिनट Fe नहीं आएगा, आपके SO3 का निर्माण होगा। किसका निर्माण हो जाएगा यहाँ पर, SO3 का हो जाएगा, क्यों Fe तो हमने पहले निकाल दिया, आपका निर्माण हो गया SO3 का। अब SO3 क्या करेगा, मिट्टी में जो जल है, 2S है तो करते रहना आप, अब मिट्टी में जो जल है आपके, उस जल के साथ क्रिया करेगा SO3, तो निर्माण हो जाएगा हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है मिट्टी के अंदर कहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट है उसके साथ क्रिया करेगा। यहां से अब कर लेते हैं भाई, मिट्टी के अंदर CaCO3 प्लस H2SO4, तो निर्माण हो जाएगा CaSO4 का, प्लस में CO2 S2 बनता रहेगा, वो लिख लेना आप। अब ये जो जिप्सम है, सेम वो जिप्सम वाली अभिक्रिया आ गई। मर्दा का कोलाइड कण है, ये मान लो मर्दा का कण है, कोलाइड कण है, इसके ऊपर सोडियम चिपका हुआ है। अब इसके अंदर जिप्सम वाली CaSO4 यानी पायराइट करें, जिप्सम साथ में हो जाएगी, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो कोलाइड कण पर तो कौन आ जाएगा आपका Ca+2 और साइड में कौन निकल जाएगा NaSO4। इस NaSO4 का क्या हो जाएगा, निक्षालन। तो ये पायराइट की भी अभिक्रिया हो गई हमारे और जिप्सम की भी अभिक्रिया हो गई। लवणीय मृदा के निर्माण के कारण लिखिए। अब देखो इजी सा क्वेश्चन, लवणीय मिट्टी का निर्माण में लवणीय जल से सिंचाई के कारण, भूगर्भ जल आपके बहुत ज्यादा गहरा है यानी शुष्क क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है, या जल स्तर ऊपर है समुद्री अवसाद के कारण इनसे क्या होती है, मिट्टी आपकी लवणीय होती है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखिए। नाइट्रोजन की कमी के पौधे बौने रह जाते हैं, पौधों के अंदर क्लोरोसिस हो जाता है, हरिमाहीनता हो जाती है, आपके दाने सुडोल कम बनते हैं, पुष्पन कम होता है। सीधी 2-3 जी क्वेश्चन। कृषि रसायन का मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव लिखिए, यानी खेतों के अंदर जो हम केमिकल यूज करें उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे। तो एक तो सीधी सी बात है, हमारे शरीर में कैंसर रोग हो सकता है। दूसरी बात करें, हमारे श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं, चर्म रोग हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, अंधापन हो सकता है, और यदि वो विष हमारे शरीर में चले गए तो हमारे आमाशय है, पेट दर्द है, आंतें खराब होना, यानी कुल मिलाई आई बात है, ज्यों लट को फटीड़ बोले ज्यों आमनो भी फटीड़ बोल सके। भाई माइकोराइजा क्या, माइकोराइजा सहजीवी कवक है, पौधे की जड़ों के साथ सहजीवी जीवन यापन करती है, और क्या करेगी आपके ये मिट्टी से फास्फोरस लेगी और आपके पौधों को अवेलेबल करवाएगी। फिर दूध में अम्लता कितने प्रकार की होती है, दूध में अम्लता हमारे 2 प्रकार की, एक तो होती है प्राकृतिक अम्लता जो दूध के अंदर फास्फेट है, जो आपके कैसीन है, साइट्रेट लवण है, इनके कारण उत्पन्न होती है। दूसरी होती है हमारे विकसित अम्लता। विकसित के अंदर क्या है कि दूध के अंदर जो लैक्टोज है उसका किण्वन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, और उससे आपके बनेगी और निष्क्रिय अम्लता या उपार्जित अम्लता, जो भी कहो आप। गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि का वर्णन कीजिए। अब ये लगभग इसका कंसेप्ट आया था हमारे जैविक खेती के अंदर भी आया था। अब गोबर की खाद के अंदर क्या करें, हमारे जनरली पौधे की लंबाई चौड़ाई और गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का माप देखते हैं। लंबाई होती है जनरली हमारे 60 मीटर और चौड़ाई होती है 1.5। देखो एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। इसमें हमारे एनसीईआरटी में दिए 60 मीटर, तो हमें यही ध्यान रखना है, और डीप रहती है 1 मीटर। अब दूसरी चीज हमारे जस्ट आगे लाइन मिलती है, आवश्यकता अनुसार लंबाई चौड़ाई को आप चेंज कर सकते हो लेकिन गहराई को चेंज नहीं कर सकते। ट्रेंच बना ली, यदि रेतीली मिट्टी है तो आप क्या करोगे, पक्की ट्रेंच का निर्माण करोगे, अदरवाइज कच्ची ट्रेंच से हमारा ट्रेन से काम चल जाएगा। अब उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है, पशु बिच्छावन है, गोबर, वो डालते रहोगे। जब ट्रेंच आधी बढ़ जाए तो उसको इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करके उसको बंद कर दोगे, वायुरोधी कर दोगे। यानी आपने बात करा नॉर्मली के पिंडर और दड़ा जो आपने छो को नीप दवा
बाकी जगह ट्रेंच खाली हुई भी नेपाल ची आप भरनी शुरू कर दूंगा। बाकी आधी ट्रेंच भरी जाए तो पहली वाला वो जो खाद बनी हो भी अपने खाद ने खेत में डाल दूंगा। जैविक खाद का मर्दा में महत्व बताइए। अब जैविक खाद का मर्दा में क्या महत्व हो जाएगा कि मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी के अंदर वायु संचार को बढ़ाता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है, पादप जड़ों का विकास अधिक होता है, लाभदायक सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन मिल जाता है। उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। अब उर्वरक का दुष्प्रभाव, अब देखो जल के अंदर भी हो सकता है, मिट्टी के अंदर भी हो सकता है। जल के अंदर होगा तो हम आपके दूषित पेयजल का यूज नहीं करेंगे, उनसे होने वाली बीमारियों से उपचार करेंगे। फिर हमारे यथासंभव कार्बनिक खादों का प्रयोग करोगे, ये हो जाएगा आपके उर्वरकों के दुष्प्रभाव। इसको नासी रसायनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को विस्तार पूर्वक वर्णन समझाइए। वो तो आप लगभग 8वीं 9वीं 10वीं करंट को नासी रसायन प्रदूषण वाला पार्ट है कि जो हमें केमिकल का ही नुकसान करी, श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। मिट्टी के अंदर आपके जल के अंदर गए तो जल के डाइल्यूट ऑक्सीजन का मान कम हो जाएगा। उर्वरक जाएंगे तो आपके जल की पोषण क्षमता बढ़ जाएगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी, और फिर हम देखेंगे हमारे लाभदायक कीट मर जाएंगे। ये प्रदूषण वाला मैटर है, ज़्यादा इसमें ध्यान भी नहीं देंगे। नाइट्रोजनीय उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। अब नाइट्रोजनीय उर्वरकों का वर्गीकरण, पहले तो देखो आपने उर्वरक आ जाए एमाइड वर्ग हो सकता, पहली बात देखा तो यानी जिसके अंदर नाइट्रोजन एमाइड रू के रूप में पाई जाती है। एग्जाम्पल हो जाए आपने यूरिया NH2CO NH2। दूसरी बात करें तो आप कहते हैं अमोनिकल, जक्का के मायने नाइट्रोजन NH4 के रूप में उपस्थित हुए, अमोनिया के रूप में उपस्थित हुए, जहां आप बात करें अमोनियम सल्फेट को। फिर बात करें आपने नाइट्रेट वाले, जिनके अंदर नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, जैसे हो गया हमारा सोडियम नाइट्रेट। फिर हो जाता है दोनों का मिक्स अमोनिकल नाइट्रेट, जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। हो गया उर्वरकों का वर्गीकरण। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव, अम्लीय हो जाए, क्षारीय हो जाए, आपने मिट्टी के मायने लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं मिट्टी की भौतिक दशा खराब हो जाती है। ये पॉइंट रह देंगे। प्रोटीन किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। अब प्रोटीन कहीं के आपने अमीनो अम्ल का जो पेप्टाइड है, यानी अमीनो अम्ल मिक्स हुई प्रकार बेड़ा हुई प्रकार कहीं बनाए आपने प्रोटीन बनाए, जगह गणु बार की तो वे के भाई 10,000 अधिक हुए। अब एक बात करें इनके मायने आप पेप्टाइड बंद बनानो देख ला। पहले अमीनो अम्ल की बात कर लो, है कितना 20, 10 हमारे आवश्यक हैं। अब पेप्टाइड बंद के अंदर है क्या आपका जनरल 2 कार्बनिक श्रृंखला लेनी है। एक तो हो गई ये आपकी सेम इक्वली ये संरचना बना लोगे। और जो बीच वाली श्रृंखला बन रही है इनके अंदर क्या करोगे आप, इनके अंदर यहां पर बन जाएगा पेप्टाइड बंद। पूरी इक्वल संरचना लिख लोगे, इन दोनों को आप नहीं लिखोगे। ये OH और H बनकर क्या बन जाएगा आपके H2O। इक्वली इसको ऐड कर दोगे, यहां पर बता दोगे भाई यहां पर जो बंद बन रहा है वो कौन सा बंद बनेगा, आपके पेप्टाइड बंद बनेगा। और आप क्या लिख सकते हो प्रोटीन के अंदर, कि प्रोटीन के अंदर आपके जो न्यूक्लिक अम्ल की चेन है उनके अकॉर्डिंग भी आप 4-5 इसके डिवाइडेशन कर सकते हो। विटामिन का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण विटामिनों के स्रोत, कार्य, अभाव में होने वाले रोगों के नाम बताइए। अब जनरली विटामिन वाला चैप्टर हमारे लिए अच्छा है, इजी भी है। तो पहले तो आवे आपने विटामिन ए। विटामिन ए कहीं काम आवे, आपने आंखों की रोशनी तेज करने काम आवे। अब इनकी कमी हो जाए तो किस रोग हुए, कि इनकी कमी हो जाए तो अपन शरीर में हुए रतौंधी रोग। अब इनकी पूर्ति वास्ते कहीं करना चाहिए कि अपन अंडा है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, लीवर है, इनको हमें खाना चाहिए। फिर आ जाओ आपने विटामिन बी फर्स्ट का दूसरा नाम है हमारे थायमिन। थायमिन कहीं काम आवेगा, आपने तंत्रिका तंत्र ने मजबूत करने को काम करे। कमी हो जाए तो किस रोग वैसा कि विटामिन बी फर्स्ट की कमी हो जाए तो बेरी बेरी रोग हो जाए। अब इनकी पूर्ति वास्ते भाई दूध है, अंडा है, हरी सब्जियां, इनका यूज करेंगे। फिर हमारे होती विटामिन 2 जिसका ने आपने बात करा राइबोफ्लेविन, वो कई काम करे आपने के शरीर में वर्दी वास्ते सहायक हुए। कमी हो जाए तो कहीं ठा पड़ी सा कि मुंह के माइन छाला हो जाए, होठ फटन लाग जाए, पूर्ति के वास्ते ये विटामिन हरी सब्जियां को यूज करा। पच आपने विटामिन B6 पिरोडॉक्सिन नाम है, कई काम करे शरीर में रक्त संचार को काम करे। कमी हो जाए तो किस रोग हो जाए, सूक्ष्म लोहित रक्ताणुता या शरीर में रक्त की कमी हो जाए। पूर्ति वास्ते किनको यूज करा आपने दालों को और अनाज को और भी को यूज करा। अब देखो विटामिन बी के बाद कौन हो जाएगी आपने विटामिन सी। विटामिन सी को दूसरा आपने नाम कहिए एस्कार्बिक अम्ल।
कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और पूर्ति के लिए क्या करोगे, हम नींबू वर्गीय सब्जियों फलों का यूज करेंगे जनरली। फिर आप टमाटर है, आंवला है, बारबेंडस चेरी, इनका भी हम यूज कर सकते हैं। एक रह जाओ आपने बीच में विटामिन एच। विटामिन एच को दूसरा नाम कहें साहब बायोटीन। कई काम करे शरीर में आपने उपापचय क्रिया पाचन संबंधी क्रियाओं में भाग लेता है। कमी से क्या हो जाएगा भाई, बालों का गिरना हो जाएगा, त्वचा में शोध हो जाएंगे, पैरालाइसिस लकवा होने की संभावना बढ़ जावे। अब एक विटामिन बचा है आपने विटामिन डी। विटामिन डी को आपने कहीं क्या करे, एक तो अंतः को रोकना काम करे, एक शरीर की वृद्धि करने काम करे। कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बच्चों में सूखा रोग हो जाएगा, अस्थि विकृता हो जाएगी, हड्डियों का कमजोर होना। एक वे आपने विटामिन ई, वो कहीं करे अपने शरीर में प्रतिऑक्सीकारक को कार्य करे। कभी की कमी हो जाए तो कहीं हो जाए कि जनन क्षमता में कमी हो जाए। पूर्ति वास्ते कहीं करें आपने वनस्पति तेलों को यूज करना चाहिए। अगलो खीस के भौतिक गुण, अब दूध वाले में ध्यान रखना, एक तो खीस के भौतिक गुण, एक हमारे चेडार पनीर वाला मैटर, और एक दूध में अम्लता वाला, दूध का आपेक्षिक घनत्व है। ये टॉपिक थोड़ा सा आपने तैयार कर रखा। अब खीस के भौतिक गुण में कहीं है कि भाई आप बात करा भौतिक गुण साइड में ले लो, किस गुण की बात करा। भैंस का दूध में कई मामलों है आपने गाय का दूध में कितना प्रतिशत है, गाय और भैंस के अंदर, या यूं के तो हमारे बुक के अकॉर्डिंग देखे तो पहले हमारे बुक अंदर आया गाय का, फिर आया भैंस का। जो क्रम आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग इसको याद रखना है। पहली बात करें प्रोटीन की, 17.5% प्रोटीन वे आपने गाय का दूध के मायने, और 21.8% प्रोटीन वे भैंस का दूध के मायने, भैंस के दूध की खीस में। फिर बात करें कैसीन की, लगभग भैंस के दूध के अंदर हमारे 6.7 और गाय के दूध में 5.08% कैसीन पाया जाता है। फिर एल्ब्यूमिन, गाय के दूध में 11.34 और भैंस के दूध में 14.90% हमारा एल्ब्यूमिन पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं लैक्टोज की, गाय के दूध में 2.19 जबकि भैंस के दूध में 2.30% हमारा एल्ब्यूमिन पाया जाता है। अगली बात करें हम लैक्टोज की, लैक्टोज, अरे बेटा आपने ये लैक्टोज जो अभी हमने बात की थी ना एल्ब्यूमिन की, वो आपके लैक्टोज है, सॉरी इसको कवर अप करना। जैसे लैक्टोज 2.19 हो गया गाय के दूध में, भैंस के दूध में हो गया 2.30। फिर बात करते हैं एवरेज फैट की, गाय के दूध में 5.10 तो भैंस के दूध के अंदर हमारे लगभग 4 पॉइंट के आसपास एवरेज फैट पाई जाती है। फिर खनिज 1%, लगभग 1% खनिज है आपने। जल आपने गाय का दूध में 74, भैंस का दूध में लगभग 72% आपने दूध है। अब बात करें अगली, आपने जो अगलो क्वेश्चन है कि माइनस टोटल 20 होगा कहीं, दूध में पाए जाने वाले विभिन्न अवयव, ये इसी का क्वेश्चन आ गया, आराम से आप लिख लो। दूध में एक तो वसा, वसा को थोड़ा सा लिख लियो, वसा पाइस अवस्था में हुआ करें, संतृप्त अवस्था के मायने हुआ करें। फिर आपने बात कर लो दुग्धम की भी बात कर लो, दूध मीठों को दुग्धम के कारण हुआ करें। और आपने ऊर्जा को मेन सोर्स सिखाई है दुग्धम है। पच बात कर लो प्रोटीन की, फिर बात कर लेंगे खनिज की। ये होगा आपने दूध का पोषक तत्व, इनके बारे में एक एक 2 लाइन हम ऐड कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, अगले पेपर में हम वापिस मिलते हैं। थैंक यू।